हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इस चीज़ का हम लोग आज डेरिवेशन करेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसकी पोजीशन के कारण डाइपोल की जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी, दैट इज सेड टू बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल डाइपोल। सो द एनर्जी possessed by an electric dipole due to its position or orientation in an electric field is known as its electric potential energy। तो ये उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड विद ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E। हमने प्लेन ऑफ बोर्ड के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया है जिसकी इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पर है कैपिटल E, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल पड़ा हुआ है AB जिसकी लेंथ है 2a, 2 पॉइंट चार्जेस हैं -q एंड +q, और हमें पता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर का टेल जो होगा वो पोजीशन ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज और उसका हेड जो होगा पोजीशन ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और मान लो इस डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो है स्मॉल p, ठीक है, एंड लेट it is oriented in such a direction that the direction of dipole moment vector makes an angle theta with the direction of the electric field intensity। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि जब भी हम एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, जो टॉर्क उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट करने की कोशिश करेगा, एंड दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज गिवन बाय PE sin थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, P इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। अब मान लो मैं इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल को टॉर्क के अगेंस्ट d थीटा एंगल से रोटेट करवाना चाहता हूं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि जो टॉर्क होगा वो इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल को रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट करने की कोशिश करेगा। मतलब जो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल है दैट टेंड्स टू रोटेट द डाइपोल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और मान लो मैं उसको उस टॉर्क के और के अपोजिट डायरेक्शन में मैं उसको मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहता हूं थ्रू एन एंगल d थीटा। तो अगर हम उसको रोटेट करवाना चाहते हैं अगेंस्ट ए टॉर्क तो हमें कुछ एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू कम से कम इस टॉर्क के इक्वल होनी चाहिए। तो टॉर्क लगाना पड़ रहा है, कुछ एंगल से रोटेट करवा रहे हैं, मतलब उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो मतलब हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो देयरफॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग the dipole through a small angle d theta against the torque tau is given by dw is equal to tau into में d थीटा। ये अपन ने +1 में पढ़ा था कि रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और रोटेशनल मोशन में फोर्स का एनालॉग होता है टॉर्क। एनालॉग का मतलब जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में जो क्वांटिटी करेगी दैट इज सेड टू बी इट्स एनालॉग इन द रोटेशनल मोशन, तो वो है टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट का जो रोटेशनल एनालॉग होता है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की वैल्यू फोर्स की जगह आ गया टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इस डाइपोल को डी थीटा एंगल से रोटेट करवाना चाहते हैं तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट विल बी गिवन बाय टाउ इनटू में डी थीटा। वैल्यू पुटअप करोगे तो दैट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इनटू में डी थीटा। ये तो है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा। अब मान लो इनिशियली हमारा जो डाइपोल था वो यहाँ पर किसी θ1 पोजीशन पर लाई कर रहा था और मैं उसको रोटेट करवा के लेके जा रहा हूँ θ2 पोजीशन पर। तो इनिशियल एंगुलर पोजीशन θ1 से फाइनल एंगुलर पोजीशन θ2 तक रोटेट करवाने में जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन नंबर 2 विद इन द लिमिट फ्रॉम θ1 टू θ2। सो देयरफॉर द टोटल work done in rotating the dipole from the angular position θ1 to θ2 is given by total work done is equal to integration of dw from θ1 to θ2 and that will be equal to integration of p e sin theta d theta फ्रॉम θ1 टू θ2। P और E जो हैं वो तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा की जगह पुटअप करो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा की जगह पुटअप करो माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया, कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दैट इज इक्वल टू माइनस पी ई, पहले अपर लिमिट कॉस θ2 माइनस cos θ1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मतलब जब भी हम इंटीग्रेशन किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं तो इनिशियल कंडीशन में जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसकी इनिशियल कंडीशन में उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उसकी लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करती है और वेरिएबल की फाइनल पोजीशन में जो वैल्यू होगी वो उसकी अपर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम हमारे डाइपोल को इनिशियली θ1 एंगल से रोटेट करके θ2 तक लेके जा रहे हैं। तो इनिशियल एंगुलर पोजीशन है θ1, दैट्स व्हाई इट इज put up as the lower limit और final angular position है θ2, that's why it is used as the upper limit। और इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू है जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन हमें ऑब्टेन्ड हुआ है वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट द अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द लोअर लिमिट। मतलब वेरिएबल की जगह हमने वो लिमिट पुटअप करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और हमें एक प्रिंसिपल पढ़ा था +1 में दैट इज नोन एज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंगली अगर हम किसी भी सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं तो उस सिस्टम की एनर्जी उतने अमाउंट से इंक्रीज हो जाती है और अगर हम उस सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क करवाते हैं तो उसकी एनर्जी उतने अमाउंट से डिक्रीज हो जाती है। तो इट मीन्स द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब हमने वो जो वहाँ पढ़ा था वो मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा था +1 में कि वो जो वर्क डन था वो सिस्टम की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा था, मतलब उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा था। दैट्स व्हाई इन दैट स्टेटमेंट वी यूज द वर्ड द वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम रिप्रेजेंट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि वो वर्क डन उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में यूज हो रहा है।
अगर वो वर्क डन जो है वो सिस्टम की पोजीशन को या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में यूज होता है, देन दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम एज इट्स चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमने जो वर्क परफॉर्म किया है इन चेंजिंग द एंगुलर पोजीशन ऑफ द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, तो हमने जो वर्क डन यहाँ पर किया है वो वर्क परफॉर्म की वैल्यू जो है वो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ओरिएंटेशन को चेंज करने में यूज हो रहा है, मतलब एक तरह से उसकी पोजीशन को चेंज करने में यूज हो रहा है। और पोजीशन की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब ये जो वर्क डन ऑन द डाइपोल होगा ये हमारे इलेक्ट्रिकल डाइपोल की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जब वो θ1 पोजीशन पे था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, अब वो θ2 पोजीशन पे आ गया, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस वर्क डन W। सो दिस वर्क डन represents the change in the बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन द फील्ड। बुक में हो सकता है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज किया हो, दैट इज रॉन्ग। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो पर हमने जो एक्सप्रेशन करना है वो तो पोटेंशियल एनर्जी का करना है। अब किसी भी सिस्टम की एनर्जी का मतलब क्या होता है, द कैपेसिटी टू डू द वर्क। कैपेसिटी टू डू द वर्क करने का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन बाय दैट सिस्टम, उस सिस्टम के कारण कितना वर्क डन हो सकता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा कि अपनी पोजीशन के कारण हमारा सिस्टम टोटल कितना वर्क परफॉर्म कर सकता है, वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी को। अब किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि वो सिस्टम जिस भी पोजीशन में या कॉन्फ़िगरेशन में अपने को प्रोवाइडेड है उस कॉन्फ़िगरेशन से उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवाओ तब तक जब तक कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 ना हो जाए। इस प्रोसेस के दौरान उसने जितना वर्क परफॉर्म किया है वो सारा टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लो, वो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि एनर्जी का मतलब ही क्या है, टोटल वर्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम। हमने उससे गिवन पोजीशन से वर्क करवाना शुरू किया, तब तक करवाते गए जब तक वो कर सकता था। जैसे ही वो 0 एनर्जी पोजीशन में आ गया तो वहां तक उससे वर्क करवा लिया, सारे वर्क को कैलकुलेट कर लिया, वो उसकी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। या दूसरा तरीका, हम उसको 0 एनर्जी पोजीशन से उठाते हैं और गिवन पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन तक लेके जाते हैं। तो ऐसा करने में हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क डन उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो 0 पोजीशन से गिवन पोजीशन तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो उसके अंदर उसकी टोटल एनर्जी स्टोर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे तो वो चेंज इन एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है, पर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू होगी 0, फाइनल वैल्यू जो भी उसकी आ रही है, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस 0, फाइनल एनर्जी स्टेट की वैल्यू को वो सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा। तो इट मींस क्या है कि अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम 0 एनर्जी पोजीशन टू द गिवन पोजीशन, ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द बॉडी फ्रॉम दैट एंगल एट विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी 0 टू दैट एंगल विच इज प्रोवाइडेड। ठीक है, अब यहां पर हम देखें तो जो वर्क डन की वैल्यू है वो cos थीटा पे डिपेंड कर रही है, और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो चेंज इन एनर्जी की वैल्यू अगर हम cos θ1, अगर हम θ1 की वैल्यू 90 पुटअप कर दें तो cos थीटा हो गया 0, तो 0 एनर्जी पोजीशन होगी, वो वहां से थीटा तक लेके जाना है। सो देयरफॉर इफ the initial angular position θ1 is equal to 90 degree and final potential angular position is equal to थीटा जो अपने को प्रोवाइडेड है, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90 की वैल्यू होगी 0, तो दैट इज इक्वल टू माइनस PE इंटू में cos थीटा। वैसे तो इसने क्या रिप्रेजेंट करना है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अपन ने क्या ले लिया है, 0, क्योंकि वहां पर उसकी वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये आ जाएगी एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम एट एंगल थीटा। तो मतलब ये वर्क डन हमारे डाइपोल के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की
फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर थीटा एंगल पर ओरिएंटेड है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस पी ई कोस थीटा। और अगर हम उसको थीटा 1 से थीटा 2 तक लेके जा रहे हैं तो जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी को। P मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, E मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और थीटा इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोस ऑफ द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, ये इन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब इसके स्पेशल केसेस, if the dipole is held parallel to the electric field, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पड़ा हुआ, पैरेलल होगा तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल थीटा की वैल्यू इस केस में क्या होगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस पी ई कोस 0 माइनस पी ई इंटू में 1, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1 जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पड़ा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है। और दूसरा केस, इफ द डाइपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री और कॉस थीटा की वैल्यू होगी 0 जो उसकी मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और इस सिचुएशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम भी, डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओरिएंटेशन। ये इसके स्पेशल केसेस में आ गया। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।